3 सरकारी नौकरी करने वाली बहन। ये कहानी है काशी देवी की, जो मेहरौली के छोटे से भाग में बसी हुई थी। वह अपने पति केदार और 3 बच्चों राजीव, पायल और देविका के साथ रह रही थी। परिवार का भार केदार के कंधों पर था। वह एक मजदूर था जो दिन भर अनाज की भारी भरकम बोरियों का बोझ ढोता। तो जाकर शाम को उसको कहीं 100-200 रुपए मिलते, मगर वह बड़े परिवार का पेट पालने में पूरा नहीं पड़ता। उसी बीच काशी चौथी बार गर्भवती होती है। दिन भर का थका मांदा केदार शाम को घर आता है, जिसे देखकर उसके तीनों बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। पायल, देविका, बाबूजी थके हुए हैं ना, जाओ जाकर बाबूजी के लिए पानी लाओ। ठीक है भैया। क्या बात है बाबूजी, आपका चेहरा इतना बुझा बुझा सा क्यों है? राजीव सिर्फ 10 साल का बच्चा था, मगर उसकी बुद्धि बड़ों से कम नहीं थी। वह अपने पिता की परेशानियों को सहजता से भाप जाया करता था, मगर केदार अपने बेटे के बचपन को चिंताओं के बोझ से भरना नहीं चाहता था, इसलिए वह मन ही मन कुढ़ता रहता। मगर आधी रात बच्चों के सो जाने के बाद काशी कहती है, अजी अब तो बच्चे भी सो गए, बताओ क्या बात है? क्या कहूँ काशी, ठंड के मारे अगले 3 महीनों तक ईंटों की भट्टी बंद हो गई है और अनाज के खदान भी बंद पड़ गए हैं। ऊपर से बनिहारी का कोई काम भी नहीं बचा। अब कैसे जलेगा घर का चूल्हा? चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अभी के लिए सो जाओ। काशी के समझाने बुझाने पर केदार सोने की बहुत कोशिश करता है, मगर वह मन ही मन मचल रहा होता है। आखिरकार भोर के पहर उसकी आंख बंद होती है, मगर किसे पता था कि केदार हमेशा के खातिर सो जाएगा। अगले दिन काफी देर होने के बाद जब केदार नींद से नहीं जागता, तो काशी उसे झकझोरते हुए उठाती है। राजीव के बाबूजी, सूरज सर पर चढ़ाया है, अब तो जाग जाओ। काशी के लाख कोशिशों के बावजूद भी केदार नींद से नहीं जागता, क्योंकि मुर्दे कहाँ जागते हैं। केदार की मौत ने काशी को अंदर तक झकझोर दिया था। वह सांस तो ले रही थी, मगर मानो उसका मन मिट्टी में घुल मिल गया था। माँ, मुंह खोलो, आपने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है रे। राजीव तू खा ले और अपनी बहनों को खिला दे। ऐसे ही दिन बीतता गया। फिर एक रात काशी अपने बेटे राजीव से कहती है, राजीव बेटा, यहाँ मेरे पास आ। क्या हुआ माँ, तुम ठीक तो हो? अभी तो मैं ठीक हूँ बेटा, मगर कल का क्या भरोसा। अपनी माँ से एक वादा करेगा? कैसा वादा माँ? अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तू अपनी दोनों बहनों और आने वाले बच्चे का भी ख्याल रखेगा। ये सुनकर राजीव की आंखें नम तो हुई, लेकिन वह आंसू के कतरे को पोंछता हुआ कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं इस भाई के हाथ कभी भीख मांगने को नहीं उठेंगे। मैं खूब मेहनत करूंगा और अपनी बहनों को पढ़ाऊंगा। अचानक ही बिजली की कर्कश आवाज उस गरीब की घेर लेती है। कुछ ही पल में काशी एक बेटी को जन्म देकर मौत की नींद सो जाती है। इस तरह राजीव और उसकी तीनों बहनें एक ही रात में अनाथ हो जाते हैं और उस 10 साल के भाई के कच्चे कंधे 3 बहनों के परवरिश के बोझ तले दब जाते हैं। नहीं राजीव, अगर तू ही ऐसे कमजोर पड़ जाएगा तो तेरी तीनों बहनों को कौन संभालेगा? रात का अंधेरा ढलने के साथ सुबह का सवेरा हो जाता है और राजीव कहता है, देविका, वानी का ख्याल रखना, मैं तुम तीनों के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। इस तरह तीनों बहनों का लाचार भाई भूखा प्यासा नंगे पांव काम की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसके कदम एक पत्थर के गोदाम के बाहर रुक जाते हैं, जहाँ का मालिक मुंशी चंद था। सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। मेरी 3 छोटी छोटी बहनें हैं जो भूखी हैं। मुंशी चंद राजीव को ऊपर से नीचे तक निहारता हुआ कहता है, अरे ओ बच्चे, भेजे में भूसा भरा है क्या? एक तो मछली के कांटे जैसा दुबला पतला है, तू उठा पाएगा ये भारी भरकम पत्थर? इस काम के लिए खली जैसे शरीर वाले शख्स की जरूरत है, ना कि तेरे जैसे सिंगल पसली वाले की। चल आगे बढ़। मुंशी चंद की दुत्कार सुनकर वह गरीब भाई उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है, इतना निर्दयी न बनो सेठ जी, वरना मेरी बहनें भूखी मर जाएंगी।
आपके लिए भले मैं बच्चा हूँ, मगर मैं 3 बहनों का बड़ा भाई हूँ। उनके बोझ के आगे ये कुछ नहीं है। राजीव की हिम्मत भरे रुझान के सामने मुंशी चंद अपने घुटने टेक देता है। राजीव सारा दिन अपने नाजुक कंधों पर बड़े बड़े पत्थर ढोता है, जिस कारण उसके कंधे छिल जाते हैं और देखते ही देखते शाम ढल जाती है। बेटा, तेरी माँ बड़ी बहादुर थी जो उसने फौलाद जैसे औलाद को जन्म दिया है। ये ले तेरी मेहनत की कमाई, पूरे 1000 रुपए। शुक्रिया मालिक। राजीव 100 रुपए के खाना और दूध खरीदकर अपनी तीनों बहनों को खाना खिलाता है और उन्हें पढ़ने के खातिर खुद पानी पीकर पेट भर लेता है और अगली सुबह उन्हें एक स्कूल में दाखिला दिलाकर बचे खुचे पैसों से कॉपी किताब खरीदता है। देविका, पायल, ये लो कॉपी किताब। आज से तुम दोनों स्कूल जाओगी। अगर हम दोनों बहनें स्कूल जाएंगे तो वानी का ध्यान कौन रखेगा? मैं वानी को अपने साथ ही काम पर ले जाऊंगा। तुम बस मन लगाकर पढ़ो। मैं तुम दोनों को पुलिस और डॉक्टर बनते देखना चाहता हूँ। अपने भाई के सपने को साकार करोगी ना? भैया, हम वादा करते हैं कि आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। एक और भाई अपनी तीनों बहनों के लिए भविष्य के लिए लगातार मेहनत करता है। उस बीच कई साल बीत चुके थे और वाणी भी अब स्कूल जाने लगी थी। भगवान, तू तो जानता है इस भाई के हाथ बस अपनी बहनों के बेहतर भविष्य के लिए तेरे आगे उठते हैं। बस मेरी मन्नतों को खाली मत जाने देना। मेरी तीनों बहनें सरकारी मुलाजिम बनकर माँ बाबूजी का नाम रोशन करें। आखिरकार कई सालों बाद उस भाई की गई तपस्या तीनों बहनों के जीवन में गहरा रंग बिखेरती है। भैया भैया भैया! अरे अरे, क्या हुआ मेरी प्यारी बहनों? आज तो तुम तीनों का चेहरा एकदम परिंदों की तरह चहक रहा है। बात क्या है? भैया, आपकी बहनों ने आपका सपना साकार कर दिखाया। हम तीनों बहनों को सरकारी नौकरी मिली है। मेरी डॉक्टर की डिग्री पूरी हो गई है। अब आपकी बहन शहर की बड़ी सर्जन बन गई है और भैया, आपकी ये बड़ी बहन पुलिस बन गई है। अब पूरा गांव आपको पुलिस बहन का भाई कहकर पुकारेगा। ये सुनकर उस गरीब भाई की आंखों में खुशियों के आंसू जुगनू के जैसे झिलमिलाने लगते हैं और वह आसमान की ओर ताकते हुए कहता है, माँ, बाबूजी, देख रहे हैं ना, आज मैंने अपना फर्ज पूरा किया। पायल, तूने अपने भाई का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब जब मैं जमाने में सीना ताने चलूंगा तो लोग कहेंगे, वो देखो, वो चला जा रहा है पुलिस पायल का भाई। और देविका, मेरी बहन, अब जो कि तू डॉक्टर बन गई है तो गरीब का इलाज भी बेहतरता से होगा। हाँ भैया, लुटा लो अपनी दोनों बहनों पर प्यार। आपने मुझे तो पूछा ही नहीं। अरे मेरी बहन, नाराज क्यों होती हो? तू तो मेरी आंख का तारा है। बता, तूने क्या बनने की ठानी है? वाणी तो वकील बनेगी भैया। फिर देखना, वाणी की आवाज से गरीब को पूरा न्याय मिलेगा। बस कुछ महीनों की बात है, समझ लो आपकी इस बहन की भी सरकारी नौकरी पक्की है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है मेरी बहन। कुछ ही महीनों में वाणी भी वकील बन जाती है। आखिरकार उस गरीब भाई की बरसों की मेहनत गहरा रंग दिखाती है। उसकी मेहनत ओछी नहीं जाती। आज उसकी तीनों बहनें डॉक्टर, पुलिस और वकील बनकर ईमानदारी से अपनी सरकारी नौकरी में बनी हुई हैं। याद रखें साथियों, अक्सर छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता का कारण बनते हैं, बिल्कुल राजीव और उसकी तीनों बहनों के जैसे। जबलपुर गांव में रहने वाला कर्मा एक किसान था। किसान होने के साथ साथ वो 5 बेटियों बानी, प्रीति, त्रिशा, दिव्या, वैशाली का पिता भी था। रोजाना की तरह आज भी वो थका मांदा घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए। हम आपकी ही बाट जो रही थी। क्या बात है बाबूजी, आपका चेहरा बुझा बुझा क्यों है? आपके चेहरे पर मुस्कान देखी तो एक अरसा हो गया है। बेटी, जिस गरीब बाप के कंधों पर 5 बेटियों को ब्याहने का बोझ हो, उसका अधरों पर मुस्कान कैसे हो सकती है? बरसों से खेती बाड़ी कर रहा हूँ, बावजूद इसके एक भी बेटी के ब्याह का दाम नहीं जोड़ सका। बाबूजी, छोड़ क्यों नहीं देते हमारे ब्याह की चिंता? जब हम 5 पढ़ लिख कर सरकारी मुलाजिम बन जाएंगी तो हमारे ब्याह के रिश्ते खुद चल कर आएंगे। 5 बेटियों के समझाने बुझाने पर कर्मा को हियाब होता है। समय गुजरता है। एक दिन एक लंबी चौड़ी गाड़ी उसके घर के आगे आ रुकती है, जिसमें से 50 वर्षीय पद्मा वहाँ बाहर आकर उनका किवाड़ खटखटाती है। कोई है? जी कहिए, किससे मिलना है? जी, शादी के सिलसिले में बात करनी है। पंडित सुखराम जी ने इसी घर का पता दिया है। ये सुनकर कर्मा पद्मा का स्वागत सत्कार करता है। कुछ देर बाद
देखिए भाई साहब, शादी को लेकर मेरी कोई मांग नहीं। मुझे तो बस अपने 5 बेटों के लिए सर्वगुण संपन्न बहुएं चाहिए। शहर में कपड़ों का बड़ा कारोबार है। अब 5 बेटे उसी में अस्त व्यस्त रहते हैं। लंबा चौड़ा घर बार है। ब्याह के बाद आपकी बिटिया राज करेंगी। अब आप सोच विचार कर बता दीजिए। अरे इसमें सोचना क्या है बहन जी, मेरी बेटियों को अच्छा घर बार मिल जाए, इससे खुशी की बात और क्या होगी। आप रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह कर्मा और पद्मा आपसी सूझबूझ से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद कर्मा की 5 बेटियां पद्मा की बहू बनकर ससुराल आ जाती हैं और पद्मा बोलती है, बहू, अब तक इस घर को तुम्हारी सास ने संजोया था, मगर अब इस घर की बागडोर तुम 5 के हाथ में है। माँ जी, हम बहुएं अपनी ओर से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देंगी। शादी की रात 5 बहुएं अपने शादीशुदा जीवन की सुनहरी शुरुआत करती हैं और मुर्गे की बांग के सवेरे उठकर घरेलू कामकाज निपटाकर रसोई की रस्म पूरी कर लेती हैं। देखते ही देखते सवेरे के 8 बज जाते हैं। तभी पद्मा अपने 5 बेटों के साथ नहा धोकर नीचे आती है। माँ जी, आप आ गए? आप बैठिए, हम खाना परोसते हैं। क्या बात है मेरी 5 बहुओं, तुमने तो बड़ी सवेरे सवेरे कामकाज निपटा लिया। घर बार एकदम चकाचक नजर आ रहा है। माँ, आप बातें ही करती रहोगी, हमें कारखाने पहुंचना है, जल्दी खाना खाते हैं। हाँ माँ, वैसे भी खाने की खुशबू बड़ी बेमिसाल आ रही है। सभी बहुएं पद्मा और अपने पतियों को खाना परोसती हैं। खाने का पहला कौर खाते ही पद्मा अपने बहुओं की बड़ाई करते हुए कहती है, वाह, क्या जबरदस्त खाना बनाया है मेरी 5 बहुओं ने। इन्होंने तो 5 सितारा होटल के खाने को भी फेल कर दिया। शुक्रिया माँ जी। बोलो, अपनी सास से क्या चाहिए तुम्हें? गहना, पैसा या कुछ और? माँ जी, हम 5 अपनी आगे की पढ़ाई जारी करना चाहती हैं। माँ जी, हमें पढ़ने लिखने का बहुत चाव है। हम 5 ने हमेशा से सरकारी नौकरी का सपना संजोया है। हम उसे साकार करना चाहती हैं। ये सुनकर पद्मा अपनी 5 बहुओं की हंसी उड़ाते हुए कहती है, अरे मेरी बहुरानियों, सरकारी नौकरी बाजार में कौड़ियों के भाव बिकने वाले कद्दू करेले नहीं जो गए और चुन लिया। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में बेचारे बीए पढ़े लिखे लोग भेड़ बकरी चरा रहे हैं। इसीलिए वक्त जाया करने से बेहतर है अपनी जिम्मेदारी निभाओ। माँ, अगर ये 5 अपनी सरकारी नौकरी पाने के सपने को साबित करने का मौका मांग रही हैं, तो इन्हें मौका दे दीजिए। हाँ माँ, गौरव भैया सही कह रहे हैं। अपने बेटों की बात सुनकर पद्मा कहती है, बेटों की बात का मान रखते हुए मैं तुम 5 को एक मौका देती हूँ। शुक्रिया माँ जी। पद्मा ने अपनी बहुओं के सरकारी नौकरी पाने की कोशिश में हामी तो भर दी, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। तुम 5 चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, मैं तुम्हें घर के कामों में इस कदर उलझाऊंगी कि पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर देखती हूँ कैसे बनती है मेरी 5 बहुएं सरकारी मुलाजिम। अगले ही दिन 5 बहुओं ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी कर दी, मगर पद्मा उन्हें सारा दिन कामकाज में उलझाए रखती। बावजूद इसके 5 बहुएं देर रात जागकर पढ़ाई में जुटी रहती थी। गुजरते समय के साथ 5 की पढ़ाई पूरी हो गई, जिसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी में आवेदन किया और आखिरकार 5 बहुएं सरकारी नौकरी पाने में सफल रही। माँ जी, हम 5 को सरकारी नौकरी मिल गई। माँ जी, मैं वकील बन गई। और मैं टीचर। माँ जी, मैं दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर बन गई हूँ। माँ जी, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ। और माँ जी, आपकी 5वीं बहू बैंक मैनेजर बन गई है। अपनी 5 बहुओं की सरकारी नौकरी की बात सुनकर पद्मा सिर पकड़कर सोफे पर पसर जाती है, क्योंकि उसके किए पर पानी जो फिर चुका था। माँ जी, आप ठीक तो हैं? तुम चारों हटो, मैं देखती हूँ। अरे हट परे, अपनी ये डॉक्टर बनने की दावेदारी मुझ पर मत दिखा। अरे नौकरी चाकरी तो सभी कर लेते हैं, मगर जो बहुएं ससुराल की बागडोर संभाले उससे बेहतर कोई नहीं। वो कैसे माँ जी? क्योंकि घर चलाना देश चलाने के बराबर है। ये कहकर पद्मा अपने कमरे में चली जाती है और 5 बहू बोलती हैं, ये माँ जी को क्या हो गया है? हाँ, हमारी सरकारी नौकरी की खबर सुनकर खुश होने की बजाय माँ जी हमें 4 बातें सुनाकर चली गई। ऐसी तो सौंजी तौर से साफ हो चुका है कि माँ जी हमारी सरकारी नौकरी से खुश नहीं। रोजाना की तरह अगली सुबह पद्मा अपने बेटों के साथ हॉल में जाती है। अच्छा हुआ माँ जी जो आप नीचे आ गई। हम 5 ने घर का सारा कामकाज निपटा दिया, खाना बनाकर टेबल पर रख दिया है।
खा लीजिएगा। देख लो बेटा, कल तक पांचों बहू खाना परोस कर दिया करती थी, आज पका कर रख दिया है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब रसोईघर छूंछा मिलेगा और अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। जब सरकारी नौकरी की धौस है, मगर तुम बहुओं से 10 गुना ज्यादा आमदनी मेरे बेटे बिजनेस में कमाते हैं। बिजनेस के बलबूते तुम्हारी सरकारी नौकरी भी फेल है। पांचों बहुएं पद्मा को बिना कोई जवाब दिए अपने कार्य क्षेत्र को निकल जाती हैं। समय गुजरता है। पद्मा किसी न किसी बहाने अपनी पांचों बहुओं की सरकारी नौकरी और अपने बेटे के बिजनेस से नीचा दिखाती। बावजूद इसके बहुएं एक शब्द नहीं कहती। आखिरकार अल्पभाषी होना ही तो पढ़े लिखों की पहचान है। मगर एक रोज पद्मा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब उसे पता चलता है कि उसके पांचों बेटों के कपड़े के कारखाने में भयानक आग लग जाने के चलते बिजनेस बर्बाद हो चुका है। अभी पद्मा अपने बेटों को समझा बुझा ही रही थी कि उसकी पांचों बहुएं अपने काम से घर आती हैं। धीरज धर बेटा, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ संभल जाएगा। माँ, सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। कारखाने के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस के अनुसार सभी को लाखों की मुफ्त मदद देनी होगी। बीते दिनों हमने अपना बैंक बैलेंस बिजनेस में लगाया था, अब हमारे पास 0 सेविंग है। ऐसे में हम क्या करें? पांचों बहुएं अपने पतियों की परेशानी को सुनकर कहती हैं। आप पांचों क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, हमारी सरकारी नौकरी किस काम आएगी? हम ये पैसे परिवार के लिए ही कमा रहे हैं। और रही बात पुलिस की, तो माँ जी, आपकी ये बहू खुद एक IPS ऑफिसर है। पुलिस के पैतरे में भली भांति जानती हूँ। पांचों बहुएं अपनी अपनी सरकारी नौकरी की सारी कमाई सास के हाथों में सौंप देती हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। और पद्मा बोलती है, मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, मैंने तुम पांचों को प्रोत्साहित करने की बजाय पहले दिन से तुम्हारे सरकारी नौकरी के सपने के बीच बाधा बनी और तुम्हारे सपने को साकार होने के बाद कुड़कुड़ाती रही, अपने बेटों के बड़े बिजनेस का रौब झाड़ती रही और तुम्हें तुम्हारी सरकारी नौकरी के कारण नीचा दिखाती रही। शायद आया हुआ बुरा दिन उसी वक्त का प्रतिफल था, मगर आज मुझे गर्व है कि मैं एक नहीं बल्कि 5 सरकारी नौकरी वाली बहुओं की सास हूँ। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इसी के साथ सरकारी सर्विस वाली बहुओं की कहानी यहीं खत्म होती है। मायावती कमरे में घुटने पकड़कर बहू को बुलाती है। अरे बहू, जल्दी आओ, मेरे घुटने में बड़ा दर्द हो रहा है। दिव्या बहू, कुसुम बहू, मालती आए, अरे कोई तो आकर अपनी सास को देख लो, बड़ा दर्द हो रहा है, फूट गई रे। मायावती के इतना कहते ही उसकी तीनों चुड़ैल बहुएं उसके सामने हाजिर हो जाती हैं। एक हाथ में चाय लिए, दूसरी झंडू बाम लिए और तीसरी हॉट पैड लिए। माँ जी, मैं आपके बाम लगा देती हूँ, आपका घुटना पहले जैसे ठीक हो जाएगा। अरे माँ जी, बाम छोड़िए, आप चाय पी लीजिए, आपको दर्द कम लगेगा। अरे नहीं माँ जी, आप ये घुटने पर लगा लीजिए और उसकी सिकाई कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दर्द भी भाग जाएगा। माँ जी देखिए, कुसुम आपके लिए चाय लेकर आई है। ये समझती है कि आपके घुटनों में दिमाग है और आपके दिमाग में दर्द है, तो ये चाय लेकर आई है। नहीं नहीं माँ जी, आपको दिव्या दीदी भड़का रही है। और देखो मालती को, आपके लिए हॉट पैड लाई है, जिससे आपके दर्द पर गर्माहट से और जलन हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपकी सिकाई के लिए लाई हूँ। ये दोनों भड़का रही हैं आपको। बड़ी दीदी को देखिए, झंडू बाम लाई है, वो इतना असर करता भी नहीं है। अरे बस करो, तीनों अभी भी एक दूसरे की टांग खींचना करती रहती हो। बहस करना बिल्कुल बंद नहीं गया तुम लोगों ने। मरने के बाद भी चैन नहीं है, आखिर कब सुधरोगी? बिना बात के तिल का ताड़ बना रही हो। चाय मैं मांगने वाली ही थी, झंडू बाम और सिकाई भी ठीक है मेरे लिए। चुड़ैल कहीं की। माँ जी, आप हमें चुड़ैल बोल रही हैं? हम आपकी बहू हैं। वो अब मेरे मुंह से निकल गया। कौन सा गलत कह दिया? तुम तीनों हो ही चुड़ैल बहू, सरकारी दफ्तर वाली। जाओ, जाकर काम कर लो अपना, वो भी बिना लड़ाई के। जी माँ जी, हम प्यार से रहेंगी। मुझे पुलिस स्टेशन के लिए निकलना होगा। और माँ जी, कोर्ट में मेरे क्लाइंट की सुनवाई है। मुझे भी अंडे थोड़े ही देने, मेरी एक पेशेंट की डिलीवरी है। चलते हैं माँ जी हम। ऐसा बोलकर तीनों चुड़ैल बहुएं उसके सामने अपना रूप बदलकर सरकारी नौकरी के कपड़ों में आ जाती हैं।
और काम करने चली जाती हैं। आखिर ये सब क्या था? एक इंसानी सास की 3 चुड़ैल बहू हैं, वो भी सरकारी नौकरी वाली। उसके साथ ऐसे कैसे हो सकती थी? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए आपको कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां मायावती अपने 3 बेटे राजू, मोहन, प्रेम की शादी दिव्या, कुसुम और मालती से करा देती हैं। तीनों का घर में एक साथ गृह प्रवेश होता है। तीनों को आपस में सामंजस्य बिठाने में कुछ समय लगता है। ऐसे ही एक सुबह बड़ी बहू दिव्या ने उसके लिए मूंग दाल का हलवा बनाया था। सभी खाना शुरू ही कर रहे थे कि मंझली बहू कहती है, आप सब मूंग की दाल का हलवा खाएंगे क्या? मैंने गाजर का हलवा बनाया है, वो भी तो खाइए। गाजर का क्यों? मैंने लौकी का हलवा बनाया है, आप सब वो भी खाकर देखें। इन दोनों हलवे से ज्यादा टेस्टी होता है वो। कुसुम, मालती, जब मैंने हलवा बना दिया था तो तुम दोनों ने अलग से दूसरा हलवा क्यों बनाया? सारा राशन आज ही खत्म करना था क्या? फिर किसी और दिन बना लेती ना। हम क्यों बनाए किसी और दिन? आप चाहती हैं कि एक ही दिन में आपकी तारीफ हो जाए और आप खाना बनाए, इसलिए हमने भी अपना अपना हिस्से का बना दिया ताकि हमें भी तारीफ मिले। गजब करती हो तुम तीनों बहुए, तुम तीनों के हलवे हम चारों खाएंगे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। कुसुम, तुम्हें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। अजी आप तो चुप ही रहिए। एक तो वैसे भी हमें काम पर जाना होता है, उसमें भी सुबह खाना बनाना होता है। आप सब खा ली और आप ऐसे ही बोल रहे हैं। दीदी, तो क्या सिर्फ आप दोनों ही जाती हो? अरे मुझे भी कई मरीजों को देखना होता है। अरे बस तुम्हारे ही बोलने की कमी बची थी, तुमने भी बोल दिया। छोटा होना, खैर तुम अपना हॉस्पिटल जाओ, मैं तुम्हारा हलवा खा लूंगा और माँ भी। हाँ, तुम सब निश्चिंत रहो और अपना अपना काम पर ध्यान दो। घर के काम तुम सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी सरकारी नौकरी में लोगों को वक्त देना ज्यादा जरूरी है। जी माँ जी, मैं पुलिस स्टेशन के लिए तैयार होकर निकलती हूँ। मुझे भी चौकी जाना है दीदी। आपने जिसे गिरफ्तार किया है वो मेरा इनोसेंट क्लाइंट है। आज मैं उसकी बेल करवा कर ही रहूंगी। वो दोषी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सबूत है मेरे पास, ऐसे ही IPS ऑफिसर नहीं बन गई हूँ। तो दीदी मेरे पास भी असली सबूत और गवाह है, जिसका आखिरी सुनवाई जज साहब करते हैं। आपको उसे मुजरिम करार देने का कोई हक नहीं है। आखिर मैं भी एक वकील हूँ पेशे से। वो तो कोर्ट में पता ही चल जाएगा। शुक्र है मेरा काम आप दोनों के बीच में नहीं आया, वरना मेरी भी आप दोनों से लड़ाई हो जाती। तुझे भी इन दोनों के साथ लड़ना है ना? लड़ने का मौका ढूंढ रही होगी। चुपचाप से हॉस्पिटल जा अपने, और तुम दोनों बहुए भी तैयार होकर जाओ। लड़ना चालू हो जाता है सुबह सुबह। हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता इनका। अपनी सास की बात सुनकर तीनों तैयार होकर अपने काम पर चली जाती हैं। वहीं बड़ा बेटा राजू अपनी माँ को सर पर हाथ रखते हुए कहता है, माँ आप टेंशन क्यों ले रही हो? अब ठीक है। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, बाहर सब लोग मुझे खुशकिस्मत भाग्यशाली सास समझते हैं, क्योंकि मेरे पास 3 संस्कारी सरकारी नौकरी वाली बहुएं हैं। पर उन्हें कौन समझाए, ये तीनों आपस में बहुत लड़ती हैं। एकता नाम की तो बिल्कुल चीज ही नहीं है इनमें, और एक दूसरे को काम को लेकर धौंस जमाती है। माँ इन्हें थोड़ा और वक्त दे दीजिए, क्या पता बाद में सुधर जाए। ऐसे ही वक्त बीतता है। तीनों अपने अपने सरकारी नौकरी में बहुत ही निपुण थी और वक्त रहते 7वें दिन अपने पति और सास को वक्त भी दिया करती थी। कभी घूमने जाते थे तो कभी लंच डिनर करने। एक दिन मायावती ने उन तीनों को अपने तीनों बेटों के साथ वक्त गुजारने के लिए भेज दिया। तीनों छुट्टी मनाने गंगा घाट गए थे। उसी दिन वहाँ बादल फटते हैं और बाढ़ आ जाती है, जिसमें उन तीनों बहू बेटों की मौत हो जाती है। ये बात सुनकर मायावती को बहुत चोट पहुँचती है। वो जिस घर में रह रही थी वो लोन का घर था। कुछ ही दिन बाद एक अफसर आकर कहता है, माताजी, आपके तीनों बेटों ने इस घर को लोन पर ले रखा था, जो कि उनकी मौत के बाद वो भर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इस घर को खाली करना होगा। अरे बेटा, कुछ तो रहम करो, मेरे बहू बेटे की यही तो याद है, वो भी तुम मुझसे छीन रहे हो। माफ कीजिएगा, पर यह घर आपको 4 घंटे के भीतर खाली करना होगा। हे भगवान, मुझ जैसी अकेली बेसहारा बुढ़िया को ये कैसे दिन दिखा रहे हो तुम, कि अब मुझे रोड पर बेघरों की तरह रहना पड़ेगा। पहले मेरी 3 सरकारी नौकरी वाली बहू थी, बेटे थे, आपने सब छीन लिया मुझसे। कहाँ भटकूं मैं? ऐसा कहकर जब वो अपने बच्चों की एक हाथ में तस्वीर और पोटली लिए इधर उधर भटकती है और अपने बच्चों को याद करके गिर पड़ती है, तभी उसकी तीनों चुड़ैल बहुएं उसके पास आकर उठाते हुए कहती हैं, जो कि सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। माँ जी उठिए, ऐसे
परेशान होने की क्या जरूरत है? देखिए, हम वापस आ चुके हैं। हाँ माँ जी, आपको इस तरह लाचार अकेले नहीं होने देंगे हम। देखना माँ जी, आपकी सरकारी बहू में आपका कितना ख्याल रखेंगे अब हम, पहले जैसा। तुम तीनों वापस कैसे आ सकती हो? माँ जी, आप हमें इतना याद कर रहे थे और इतनी मुश्किल घड़ी में तो हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, इसीलिए आ गए। चलिए अब चलते हैं नए घर में। तीनों जादू से एक नया घर दे देती हैं। तभी वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और उसे घुटने का दर्द महसूस हो रहा था, जिससे वो अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाती है तो तीनों उसके लिए झंडू बाम, चाय और हॉट पैड लाती है। ये देखकर तीनों एक दूसरे को फिर से भड़काती हैं। तभी मायावती बोलती है, मर गई हो तुम तीनों, फिर भी तुम्हें अभी तक चैन नहीं आया। अरे अब तो सुधर जाओ, लड़ना बंद करो, प्यार से रहा करो तुम तीनों। ठीक है, जो भी मेरे लिए लाई हो अच्छा है। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। अब से हम तीनों बहू अपनी सरकारी नौकरी के दम पर वापस लौट रही हैं, जिससे हम आपके घर का खर्चा भी उठाएंगे और आपके साथ भी रहेंगे। हाय मेरी प्यारी बहू। ऐसा कहकर तीनों चुड़ैल बहुएं अपना रूप बदलकर फिर से सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर लेती हैं, जिससे किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। बड़ी बहू पुलिस स्टेशन में केस सॉल्व करती है, दूसरी बहू अदालत में मुजरिमों को सजा दिलवाकर जेल में डलवाती है और न्याय करती है, तो वहीं तीसरी बहू सभी पेशेंट का ख्याल रखती है। राधा, मैंने आपकी बेटी को दवाई दी थी है, ये 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मैडम जी, आपकी वजह से अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, इसीलिए तो ही मैं डॉक्टर बनी हूँ। इस तरह तीनों चुड़ैल बहुएं अपनी सास के साथ वक्त बिताती थीं और सरकारी नौकरी पर जाकर काम भी किया करती थीं। इन पैसों को वो मायावती के पास लाकर रख देती थीं। ओहो, सुबह से कितनी बार मैंने ये हलवा बना लिया है। आज मेरी पहली रसोई थी, लेकिन एक बार भी मुझसे ये हलवा अच्छे से नहीं बना। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर कौशल्या आती है और अपनी बहू गुड्डन को हलवा बनाते हुए देख लेती है। अरे गुड्डन, सुबह से हलवा बनाने की प्रैक्टिस कर रही हो। रहने दो गुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये हलवा बनाकर ही रहूंगी। अरे हलवा बनाना कोई आसान बात नहीं है, ये काम तो बस मेरी आरती बहू ही कर सकती है। अरे कैसी बहू हूँ मैं, अपनी पहली रसोई पर एक हलवा तक नहीं बनाया गया। तभी वहाँ पर गुड्डन की जेठानी आरती आती है और गुड्डन से कहती है, अरे गुड्डन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हलवा बना रही हो? रहने दो गुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा। आरती के मुंह से ये बात सुनते ही गुड्डन को गुस्सा आ जाता है और वो गैस बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद आरती मंदिर में चढ़ाने के लिए हलवा बनाना शुरू करती है। गुड्डन की सास हर सोमवार को हलवा बनवाकर अपने पास के मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाती है, जिसके बाद वो हलवा सभी गरीब लोगों में बांट देती है। कौशल्या चाहती थी कि उसकी दोनों बहू इस काम में उसका साथ दे, लेकिन गुड्डन अपनी पहली रसोई में ही फेल हो गई थी। गुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा। अरे एक काम कर, हलवा तो तू बना नहीं सकती, इसीलिए बाकी के कामों में ही हाथ बढ़ा ले। कौशल्या अपनी दोनों बहू आरती और गुड्डन के साथ मंदिर पहुंच जाती है, जहां वो भगवान को भोग लगाने के बाद सारा हलवा गरीबों में बंटवा देती है और उसके बाद वो अपनी बहू आरती की तारीफ करने लगती है। अरे बहू, एक तू ही है जिसने अभी तक मेरे सभी सपनों को पूरा किया है। अरे तेरे जैसी संस्कार वाली बहू मिलना कोई आसान बात नहीं। अपने सामने अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर गुड्डन मायूस हो जाती है और वो अपने आप से कहती है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक हलवा बनाने का काम मैं नहीं कर पाई। एक नई बहू अगर हलवा नहीं बना सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो संस्कारी ना हो। शादी के पहले दिन पर ही गुड्डन ने हलवे के अंदर चीनी की जगह नमक डाल दिया था, जिसके चलते घर के सभी सदस्यों ने सारा हलवा कूड़े में फेंका था। उस दिन के बाद से कौशल्या गुड्डन को कम और आरती को ज्यादा पसंद किया करती थी। एक दिन फिर से गुड्डन रसोई में हलवा बनाने की कोशिश कर रही होती है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अच्छा हलवा बनाकर ही रहूंगी।
गुड्डन पूरी मेहनत करके हलवा बनाने की कोशिश करती है। हे भगवान, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही एक बार इस हलवे का स्वाद लेने की। पता नहीं कैसा बना होगा। गुड्डन जैसे ही हलवा चखती है उसे हलवा बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, इस बार फिर से हलवा अच्छा नहीं बना, ऊपर से जल भी गया। अब मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर किसी बूढ़ी औरत की आवाज आती है। कोई है? कोई मुझे खाने को दे दो। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। भूखी प्यासी यहाँ से वहां भटक रही हूँ। एक गरीब बेसहारा बेबस औरत को खाना खिला दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनते ही गुड्डन बाहर आती है और उसे देखकर कहती है, अरे अम्मा, मुझे माफ करना, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने हलवा बनाया था, वो भी अच्छा नहीं बना। मैं इतना बेकार हलवा आपको कैसे खिला सकती हूँ? अरे बेटी, सड़ा हुआ खाने से अच्छा है कि मैं बेस्वाद हलवा ही खा लूं। जो भी है तू मुझे लाकर दे दे। उस बूढ़ी औरत के कहने पर गुड्डन अपना बेस्वाद बनाया हुआ हलवा लाकर उसे खिला देती है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट हलवा! ऐसा स्वादिष्ट हलवा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हलवा खाते खाते वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है, जिसके बाद परी गुड्डन से कहती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर लोगों की परीक्षा लेने आती हूँ। मेरी इस परीक्षा में तुम पास हो गई हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? परी की ये बात सुनते ही गुड्डन परी से कहती है, परी, अभी तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये हलवा बनाना ही है। मेरी सास मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी पहली रसोई पर मुझसे हलवा नहीं बना। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। परी ऐसा कहते ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और गुड्डन के हाथों में जादू कर देती है। देखो गुड्डन, अपने इस जादू के बारे में किसी को पता मत चलने देना, नहीं तो ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर परी वहां से चली जाती है, जिसके बाद गुड्डन रसोई में जाती है और अपनी सास को खुश करने के लिए अपने हाथों से हलवा बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते हलवे की खुशबू पूरे घर में महक जाती है, जिसके चलते कौशल्या रसोई में आती है। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू हलवे की कहाँ से आ रही है? क्या ये हलवा तुम बना रही हो गुड्डन? हाँ माँ जी, देखिए मैंने हलवा बनाना सीख लिया है। आप इस हलवे को खाना चाहोगी? कौशल्या खुशबू सूंघने के बाद बिल्कुल भी रह नहीं पाती, जिसके बाद वो गुड्डन का दिया हुआ हलवा खाकर देखती है। अरे बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतना स्वादिष्ट हलवा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। ये तो आरती के हाथों से बने हुए हलवे से भी बहुत स्वादिष्ट है। उस दिन गुड्डन अपने हाथों का हलवा अपने ससुर और अपने पति और साथ ही साथ अपनी जेठानी को भी खिलाती। सभी को हलवा बहुत पसंद आता है, लेकिन आरती हलवा खाने के बाद अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये हलवा तो वाकई में काफी स्वादिष्ट बना है, लेकिन इसके हाथों से ये कमाल हुआ कैसे? सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। देखते देखते रात हो जाती है और सभी लोग आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सबके उठने से पहले गुड्डन किचन में आती है और अपने हाथों से खूब सारा हलवा बनाकर तैयार कर लेती है। उस हलवे की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। अरे वाह, फिर से वही हलवे की खुशबू। जरा देखूं तो सही, ये हलवे की खुशबू कहाँ से आ रही है? कौशल्या ऐसा कहकर नींद से जागती है और नहा धोकर रसोई में आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी बहू गुड्डन को हलवा बनाते हुए देखती है। उसके हाथों से बनाया हलवा इतना स्वादिष्ट बनता है कि घर के सभी लोग खुशबू से उठ जाते हैं। अरे गुड्डन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है यार। कौशल्या गुड्डन को आशीर्वाद देती है, जिसके बाद कौशल्या अपनी दोनों बहू के साथ मिलकर मंदिर जाती है और भगवान को हलवा चढ़ा देती है।
आखिरकार बहू तुमने अच्छा और स्वादिष्ट हलवा बनाना सीख ही लिया। अब तू पूरी संस्कारी बहू बन गई है। उस दिन के बाद से गुड्डन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन गुड्डन फिर से रसोई में हलवा बना रही होती है और अपने आप से कहती है, ये सब तो जादुई परी का कमाल है। अगर जादुई परी ने मुझे हलवा बनाने का जादू ना दिया होता तो मैं कभी भी इतना स्वादिष्ट हलवा बना नहीं पाती। लेकिन किसी को ये बात पता चल गई तो मेरा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सब आरती रसोई के दरवाजे के पास खड़े होकर सुन लेती है, जिसके बाद वो गुड्डन के पास आती है और उससे कहती है, हे भगवान, गुड्डन तुमने तो फिर से अनर्थ कर दिया। तुम्हारा ये राज तो मुझे पता चल गया। इसका मतलब अब तुम्हारे हाथों का जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब माँ जी की लाडली बहू फिर से मैं ही बन जाऊंगी। ऐसा कहकर आरती हंसते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद गुड्डन अपने मन ही मन रोते हुए कहती है, हे भगवान जी, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने पैर पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार ली। गुड्डन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती, जिसके बाद वो अपने हाथों से हलवा बनाती है। हलवा बनाने के बाद फिर से वही सुगंध आनी शुरू हो जाती है। अरे इस गुड्डन के हाथों का जादू अभी तक खत्म नहीं हुआ। इसका राज तो अब मेरे सामने खुल गया है। फिर ये जादू कैसे चल सकता है? एक तरफ आरती ये सब सोच रही होती है कि तभी गुड्डन के सामने परी प्रकट होती है और उससे कहती है, गुड्डन, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोजाना एक ही चीज का प्रयास करने की वजह से तुमने अच्छा हलवा बनाना सीख लिया है। परी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद गुड्डन अपना स्वादिष्ट हलवा भगवान को चढ़ा आती है और गरीबों में बंटवा देती है। उस दिन के बाद से घर के अंदर गुड्डन ही हमेशा हलवा बनाया करती थी। सुबह के समय डाइनिंग टेबल पर 5 चुड़ैल औरतें अपनी सास और अपने 5 पति के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी घड़ी में 7 बजते ही चुड़ैलें कहती हैं, ओफो माँ जी, 7 बज गए। मुझे 8 बजे तक स्कूल पहुँचना है। बच्चे आ रहे होंगे, मैं तैयार होने जाती हूँ। ठीक है बेटा, तैयार हो जा। माँ जी, मैं भी जाती हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर आना शुरू हो गए होंगे ना? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे सोनम, जूस तो पी लो। पेशेंट को इतना जूस पीने के लिए कहती हो, खुद तो खत्म करो। मैं आकर पीती हूँ, रेडी हो जाऊँ। अब किसका कॉल आ गया? हाँ बोलो। क्या राजवीर, केस सॉल्व हो गया? ऐसे कैसे हो गया? रुको, मैं आती हूँ। क्या हुआ पिंकी? इतने दिनों से केस पर वर्क कर रही थी और वो अचानक सॉल्व कैसे हो गया? मुझे जाना ही होगा, मुझे भी तैयार होना है। अच्छा बेटा, आराम से जा। मेरा और साक्षी का सही है। हम दोनों ऐसे एड मौके पर भागना नहीं पड़ता। मैं वकील हूँ, आराम से कोर्ट में जाना होता है और ये बैंक मैनेजर 11 बजे तक लेट जा सकती है। हाँ बिल्कुल, पर तैयार हो जाते हैं ना जब वो सब हो ही रही है। हाँ, तो तुम दोनों भी क्यों बैठे हो? जाओ, तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर 5 चुड़ैलें बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। एक स्कूल की टीचर बनती है, दूसरी आईपीएस यूनिफॉर्म में, तीसरी वकील के, चौथी डॉक्टर और 5वीं बैंक मैनेजर के सूट बूट में। कुछ देर बाद सब अपनी सास के पास जाती हैं और उनके पैर छूकर कहती हैं, माँ जी, कैसे लग रहे हैं हम 5 आपको? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले लगा करती थी। मेरी प्यारी लाडली बहू है, सरकारी नौकरी वाली। अरे अब क्या इसी चुड़ैलों की शक्ल में जाओगी तो सब लोग तुम 5 से डर जाएंगे। अपना रूप बदल लो। हाँ, अभी बदल लेते हैं। 5 चुड़ैलें अपने सास और पति के सामने ही इंसानी रूप में आ जाती हैं और अपना बैग लेकर चली जाती हैं। आखिर ये सब क्या था? कौन थे ये 5 सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें जो अपनी सास और पति के साथ इस तरह से रह रही थीं? आखिर पूरी कहानी का सच क्या था? ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां इन 5 सरकारी नौकरी वाली बहनों की शादी कांता के 5 बेटों साहिल, मोहित, विराट, विजय, अभिमन्यु से हो जाती है। 5 पति अपने 5 पत्नियों के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे थे।
वहीं सास भी अपनी पांचों बहू से बहुत खुश थी, क्योंकि जब भी पड़ोसन आती थी तो कांता से कहती थी, अरे कांता, तेरे घर में 5-5 लक्ष्मी है, वो भी सरकारी नौकरी वाली। इतनी लग्जरी लाइफ तो किसी की भी नहीं होती है। हाँ, तू नजर लगाएगी क्या मेरे घर को? 5 बेटे और बेटी जैसी मेरी बहू है, बहुत पढ़ी लिखी होशियार है। इसीलिए तो आज एक डॉक्टर है, एक वकील है, एक पुलिस वाली और एक टीचर और छोटी वाली बैंक मैनेजर। मेहनती है मेरे सारे बच्चे। वो तो बढ़िया है, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया है। सुन, जरा मेरा बैंक का काम करवा दे, अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। मेरी छोटी बहू साक्षी के पास जाकर बैंक में कह दियो, चुटकियों में तेरा काम करवा देगी। हाँ, जानती हूँ, सारी बहुएं घर से बाहर रहती हैं, तो घर का सारा काम तुझे ही तो करना पड़ता है। क्या फायदा ऐसी बहू का? फायदा नुकसान मत देख, मेरी बहुएं कमा कर लाती हैं, बाहर मेहनत करती हैं, तो उनके लिए मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। और जो पैसे कमा रही हैं उसके नौकर चाकर रख लूंगी, उसकी जरूरत ही नहीं है फिर। हाँ बहन, किस्मत हो तो तेरे जैसी। ऐसा कहकर राजवती चली जाती है। वहीं कांता को कभी किसी चीज की उसकी 5 बहुएं कमी नहीं होने देती थीं और दफ्तर से आकर काम भी करती थीं। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में 5 का स्वर्गवास हो जाता है, जिससे सास और उनके पति बहुत लाचार बेबस हो जाते हैं। धीरे धीरे घर के पैसे खत्म हो गई, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। 5 एक ही कंपनी में काम करते थे। वो कंपनी ठप हो गई, जिससे सास और पति खाने के लिए लाचार हो गए। तभी एक दिन दुखियारी सास कहती है, काश आज मेरी 5 बहुएं होती तो उनकी सरकारी नौकरी से हमारा घर चलता। मेरे बेटे की प्राइवेट कंपनी ने तो ताला लगाकर उन्हें घर बैठा दिया है। इतनी उम्र में कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। काश मेरी बहुएं मेरे पास वापस आ जाए। ये सब तो मुमकिन है ही नहीं, जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। 5 बेटे अपनी माँ के पास बैठकर रो रहे थे। तभी सबकी ये रोती हुई दशा देखकर 5 बहुएं अपनी तस्वीर से निकलकर सामने आती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, आप रो क्यों रहे हो? मोहित भाई साहब, देवर जी, ये देखिए हम सब वापस आपके पास आए हैं। हाँ माँ जी। अपनी मरी हुई चुड़ैल बहुओं की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे तुम सब वापस कैसे आ सकती हो? माँ जी, आप सबकी इतनी बिगड़ी हुई दशा देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम आ गए। भगवान ने हमें इतनी शक्ति तो दी है कि आप जब भी हमें बुलाए हम आपकी मदद कर सके। पैसों की इतनी दिक्कत आ गई, सबकी नौकरी छूट गई, अब हम 5 को ही फिर से इस घर को चलाना होगा। क्यों बहनों? हाँ बिल्कुल। क्या तुम सब फिर से अपनी सरकारी नौकरियों पर जाओगी? हाँ माँ जी, और इतना ही नहीं, हमारी सरकारी नौकरी है तो उस रिटायरमेंट का पैसा भी आपको ही दिलवाएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम 5 को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम सब बहुत अकेले पड़ गए थे, पर अब सब ठीक है। इस तरह 5 चुड़ैल अपनी सास के गले लग जाती हैं और खाना पीना बनाकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अगले दिन से ही रूप बदलकर वापस से अपने सरकारी नौकरी पर लग जाते हैं, जहां बड़ी बहू प्रिया अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है। चलो सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. Very good, ऐसे ही पढ़ते रहना। दूसरी बहू पिंकी IPS ऑफिसर थी और पुलिस स्टेशन में चोरों को पकड़ना, केस सॉल्व करना उसका मकसद था। तभी एक गुंडे की गर्दन पकड़कर बोलती है, चल बता चुपचाप, तूने लड़की का मर्डर क्यों किया? तुम छपरी जैसे लोग समझते क्या हो खुद को? ए गणपत, इसे जेल में डाल, उम्र भर जेल में ही सड़ेगा अब ये। ऐसा कहकर वो उसे गिरा देती है। वहीं तीसरी बहू पत्रलेखा, जो कि पेशे से वकील थी, वो सच का साथ देती है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, उस पर बेबुनियाद के इल्जाम लगाए गए हैं। ये देखिए, ये रही सारी प्रूफ। गोल्डन भाई गुंडे के खिलाफ है।
सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पत्रलेखा के क्लाइंट को बाइज्जत रिहा किया जाता है। ये मैं केस जीत गई। वहीं चौथी सोनम बहू सभी पेशेंट को अच्छे से संभाल रही थी और पांचवी छोटी बहू सरकारी बैंक में बैंक मैनेजर थी। अरे बेटा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। उनके विधवा योजना के पैसे कब मिलेंगे? 4 दिन से चक्कर लगा रही हूँ। अब आपको और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आज ही आपका काम बन जाएगा। महेश, जरा इन दादी का फॉर्म भरो। इस तरह पांचों चुड़ैल बहुएं बहुत ईमानदारी से अपने काम को संभालती हैं। 5 महीने बीत जाते हैं। वो इसी तरह अपने परिवार का ख्याल रखती। सरकारी नौकरी से उन्हें जो पैसे मिलते उससे घर चलाती, जिससे धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, हंसता खेलता परिवार का सिर्फ 5 चुड़ैल बहुओं की बदौलत ही था। सब अपने पतियों के साथ इंसानी रूप में घूमने भी जाती थी तो घर में चुड़ैल के रूप में प्यार भरी बातें भी करती थी। ऐसा मंजर देखकर सास कहती है, बहू, तुमने तो घर में आकर सब पहले जैसा अच्छा और खुशनुमा माहौल कर दिया। मेरे बेटे भी खुश हैं। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं और पैसों की दिक्कत भी खत्म। माँ जी, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम अपने घर परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। प्रिया और तुम्हारी चारों बहनें, तुम सब बहुत अच्छे हो और तुम्हारी खातिर हमारी नौकरी अभी अच्छी कंपनी में लग गई है जहाँ वो डूब नहीं सकती। जी, अब अच्छा सोचिए। माँ जी, और आप सब भी सुन लीजिए, हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। पत्रलेखा के ये कहते ही पांचों पतियों के फोन पर 50,000 का मैसेज आता है तो मोहित कहता है, अरे ये क्या, मेरे अकाउंट में एकदम से 50,000 कैसे आ गए? मेरे भी 50,000 आए हैं। मेरे भी। और मेरे भी। अरे और मेरे भी। ये सब क्या है? ये सब हमारी ही सैलरी के रिटायरमेंट वाले पैसे हैं जो आप सबके अकाउंट में अब हर महीने आते रहेंगे। दरअसल सरकारी नौकरी से हम पांचों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कुछ सालों तक आपको पैसा पहुंचता ही रहेगा। बहू, तुम पांचों ने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया, वो भी इतने सालों का। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न होशियार बहू मिली। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, पर तुम्हारी मर्जी है और तुम आती रहना कभी भी। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, हम सब आते रहेंगे। ये कहकर पांचों सरकारी नौकरी वाली चुड़ैलें वापस चली जाती हैं।